गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है एक्सप्लेन्ड में। मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो उसी आधार पे हम डिस्कस करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं। उससे पहले इसमें जो नदी हैं वो जानते हैं। दो नदियों को आपस में जोड़ा जाने का प्रोजेक्ट है। दो नदियों को आपस में जोड़ना है। नाम से ही पता चल रहा है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और नदियाँ कौन सी हैं, जो कि न्यूज में ही है, केन बेतवा, है ना। केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ये प्रोजेक्ट है। तो क्यों जोड़ा जाएगा? नदी, जैसा कि इसका नाम ही हम लोग पढ़ते हैं केन बेतवा, तो केन नदी से ट्रांसफ़र होगा जल बेतवा में। यहाँ का अधिक जल बेतवा में भेजा जाएगा। ठीक है, केन नदी से बेतवा को भेजा जाएगा। इन नदियों के बारे में क्या है, दोनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दोनों ही नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से होता है। और ये दोनों ही किसकी सहायक नदियाँ हैं? दोनों ही यमुना की सहायक हैं। और यमुना किसकी सहायक है? ये तो आप लोग जानते हैं, गंगा की। यमुना नदी गंगा की सहायक है। ठीक है, तो केन नदी का अधिक जल बेतवा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये मैप इसका कुछ कैसा है, ये मान लीजिए ये यमुना नदी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। ये आपकी केन नदी हो गई और ये हो गई आपकी बेतवा। ठीक, तो इसको व्यवहार में समझिए। ये केन नदी निकल रही है, गुजरती है यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व से। पेंच, PENCH, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? MP में। ये है MP में। तो इस टाइगर रिजर्व के अंदर एक डैम बनाया जाएगा। यहाँ पर एक बनेगा बांध, जिसका नाम होगा दौधन। दौधन, DAUDHAN, दौधन डैम बनेगा। डैम बनाया जाएगा तो पानी क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पानी कलेक्ट होगा फिर। और जब पानी कलेक्ट होगा तो इस जल को इस नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैसे? एक कैनाल के द्वारा। ये हो गई आपकी कैनाल। ठीक, ये आपकी कैनाल हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नहर या नहरिया। इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल। एक नहर के माध्यम से केन नदी के जल को बेतवा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे अब ये जहाँ से गुजरेगी, ये क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड। इधर ये क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का। किसका क्षेत्र है? बुंदेलखंड से गुजरेगी ये नहर। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों इसको बना रहे हैं, ये आप यहीं से समझ सकते हैं। बुंदेलखंड से गुजरेगी और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है MP और UP दोनों में पड़ता है। MP और UP दोनों में पड़ता है। यहाँ पर लगभग 10-12 ज़िले लगभग हैं बुंदेलखंड में। और यहाँ पर रहता है सूखा।
मतलब जल की कमी है। और इस क्षेत्र में जब सूखा है तो विकास नहीं हो पाया है। जब कहीं सूखा होगा तो खेती हो नहीं पाएगी, कृषि हो नहीं पाएगी, कम होगी, लोगों की आय कम होगी और लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। तो विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। किस वजह से? जल की वजह से। अब ये जल पहुँचेगा यहाँ से, तो जल यहाँ पहुँचेगा तब इसका लाभ हम लोग देखते हैं क्या क्या लाभ होगा। जब जल यहाँ गुजर रहा है, आपने देखा ये इस क्षेत्र में, जो कि बुंदेलखंड हम मान के चल रहे हैं ये, तो जब जल आएगा तो क्या होगा, जल का उपयोग क्या होगा, कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि सिंचाई कर पाएंगे, नहर से पानी मिलेगा, सिंचाई होगी, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी। और वृद्धि के साथ ही साथ क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा कृषि का, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय क्या होगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। और आय बढ़ेगी तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, ये सब चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो पैसा से ही जुड़ा हुआ है। उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका विकास होगा, अपना घर बनाएगा, यही तो विकास है। तो ये, और उत्पादन जब होगा तो इससे क्या होगा, उत्पादन मतलब क्या, अनाज, दाल, चावल, गेहूँ, ये तो सब्जी, ये सब उत्पादन होगा। तो खाद्य सुरक्षा वृद्धि होगी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। ये होगा कृषि क्षेत्र का प्रभाव। दूसरा, यहाँ के लोग जो हैं उनको पीने के पानी की समस्या है, तो पेयजल की आपूर्ति भी हो जाएगी। सब आप लोग व्यवहारिक होकर सोचिए कि आप वहाँ पर रहेंगे तो क्या समस्या है, पेयजल की आपूर्ति। तो पेयजल की आपूर्ति होगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बेहतर हो जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी, बेहतर नहीं होंगी, कम होंगी। ठीक है। इसके अलावा एक बात और आप लोग सोचिए, अभी हमने पढ़ा एक डैम बनाया गया है, दौधन डैम। सोचिए, ये डैम बनाया गया, इधर पानी है, पानी ऊंचाई तक भर दिया गया, फिर नीचे छोड़ा जाएगा, यहीं पर टरबाइन लगा दी जाए। ठीक है, टरबाइन से ये घूमेगा। ठीक है, तो क्या उत्पन्न होगी, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, जल विद्युत उत्पादन होगा। जल विद्युत उत्पादन होगा तो इस क्षेत्र को क्या मिलेगी, बिजली भी मिलने लगेगी, इससे और विकास होगा। और क्या होगा इसका, जो डैम बना है उससे फ़ायदा, डैम पर, जो डैम बना है यहाँ जो पानी भरेगा, इस पानी जो भर जाता है उसको क्या बोलते हैं, झील। इस झील में अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए, क्या लगा दें, सोलर पैनल। सोलर पैनल समझ गए आप लोग, अरे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्र, प्लांट। संयंत्र का मतलब ये समझिए कि बहुत सारे सोलर पैनल लगे हैं वहाँ पे जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक, ये कैसे लगाएंगे, या फ्लोटिंग वाले लगाएंगे, फ्लोटिंग वाले मतलब तैरते हुए। तो इनसे भी क्या होगा, बिजली मिलेगी। ये बिजली किसको मिलेगी, फिर वहीं को मिल जाएगी लोगों को। तो इससे क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, बेहतर होगा। रात में वो पढ़ाई कर पाएंगे उनके बच्चे, ठीक है, रात में वो काम कर पाएंगे, शहरों में बिजली आ पाएगी, उद्योग लग पाएंगे, क्योंकि उद्योगों के लिए बिजली चाहिए, जो लगे होंगे उनको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ये लाभ हो गए सारे। इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो यही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। क्या करना, लोगों के, बुंदेलखंड के लोगों के, हर प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है, जीवन स्तर में सुधार करना। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था कि मंदिर कहा था, जो डैम होते हैं, उन्होंने कहा था ये भारत के मंदिर हैं। पूछा भी जाता है, जे.एल. नेहरू ने जो डैम है उनको क्या कहा था, बांध को, बांध को हमेशा क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है, बहुउद्देशीय।
बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा कितने उद्देश्य हैं। बहु का मतलब बहुत सारे, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हों जिस परियोजना के। तो इन्हीं जो बांध को, इनसे उद्देश्य आपने पढ़े, इसी वजह से इनको भारत के मंदिर कहा था नेहरू जी ने। जब भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया था, तो ये भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। समस्याएं क्या हैं इस डैम की? समस्या कुछ नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए जनरली क्या है। कोई भी डैम बनता है उसकी सब समस्याएं एक जैसी हैं। ये आपका डैम बनाया आपने, ठीक है, इधर आपने पानी भर दिया, इसकी ऊंचाई आप कुछ बनाएंगे 150 मीटर, मान लीजिए 50 मीटर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है। 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर गया। जब पानी भरेगा तो एक विशाल क्षेत्र डूब जाएगा, और ये हम बना कहाँ रहे हैं? पेंच में। पेंच टाइगर रिजर्व है ना, पेंच नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। अब जब यहाँ ये पानी भरेगा तो क्या होगा? क्षेत्र डूब जाएगा। तो क्षेत्र डूबेगा तो गांव भी यहाँ बसे हुए हैं, ये मान लीजिए कि गांव है, जो भी गांव होंगे यहाँ लोग रहते होंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? ये भी सोचिए, ठीक है। तो इनका क्या होगा? विस्थापन होगा, इन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, तो इनको कहीं और बसाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो यहाँ पर जंगल डूबेगा। अब देखिए दो तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जंगल डूब रहा है और डैम बनेगा, तो यहाँ डैम कैसे बनाओगे? पेड़ों की कटाई भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल है। तो अब देखिए समस्याएं क्या हैं कि हजारों पेड़ों की कटाई होगी, तो ये एक समस्या इसकी ये पर्यावरण की। दूसरा, एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। कभी क्षेत्र मत लिखिए, लिखिए बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। बेसिकली यूपीएससी में मामला इसका है, एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, एक जनसंख्या बड़ी विस्थापित होगी आसपास के गांव, आसपास के गांव के लोग विस्थापित होंगे। अब विस्थापित होंगे, इनकी ज़मीन है, तो ये मुआवजा की मांग करेंगे, तो मुआवजे की समस्या भी आएगी। मुआवजा कितना होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए, तो मुआवजा पर्याप्त हो। ये लोग जो कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर इनकी आजीविका का संकट होगा, तो ये सारी यहाँ पर समस्याएं होंगी। यही समस्याएं कमोबेश हर डैम के साथ होंगी, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो हम लोगों ने बेसिकली इसके बारे में समझ लिया। और ये प्रोजेक्ट जो है रिवर इंटरलिंकिंग, नदियों को आपस में जोड़कर पूरा करना है, तो एक राष्ट्रीय, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट भी है, एक याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं यूपीएससी वगैरह में, नेशनल प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।